आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज। तो आपको बताना जब मैक नंबर एक से कम होता है तो फ्लो कौन सा होता है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, सोनिक या हाइपरसोनिक। तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आप आंसर देंगे तो मुझे खुशी होगी, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप वीडियो मेरा देख रहे हैं। चलिए आप शुरू करते हैं आज के इसरो के क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे इसरो के क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसरो से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, ये 21वां क्वेश्चन है। देखिए द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इज, तो इन्वर्जन बताना है इनमें से कौन सा है मैकेनिज्म का। तो ABCD आप ऑप्शन खुद पढ़िए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इन्वर्जन प्राप्त होता है ऑब्टेन बाई फिक्स डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चैन, मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए डिफरेंट डिफरेंट लिंक को हम फिक्स करके एक इन्वर्जन प्राप्त करते हैं। तो इन्वर्जन को हम समझते हैं कि क्या होता है। चलिए तो यहाँ पे लिंक को हम समझ लेते हैं पहले। लिंक क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं यहाँ पे सब करा दूंगा आपको। तो देखिए लिंक क्या है, लिंक डिफाइन एज अ मेंबर ऑफ मैकेनिज्म कनेक्टिंग अदर मेंबर हैव एंड हैव मोशन रिलेटिव टू देम। यहाँ पे देखिए कोई भी मशीन का मेंबर है, पार्ट है, उसके अंदर एक रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। अब रिलेटिव मोशन होता है तो यहाँ पे देखिए बाइनरी लिंक है, टर्टरी लिंक है और क्वार्टरी लिंक है। तो बाइनरी लिंक में 2 लिंक हो गई, टर्टरी लिंक में होगी 3 और क्वार्टरी लिंक में होगी आपकी 4 लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिंक 3 प्रकार की होती हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक क्या होती है, रिजिड लिंक होती है जिसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब नो डिफॉर्मेशन, ठीक है। वाइल ट्रांसमिटिंग, मतलब 2 पार्ट जुड़े हुए हैं, जब वहाँ पे कोई भी रिजिड लिंक होगी तो वहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल लिंक आती है। फ्लेक्सिबल लिंक में होता है मतलब डिफॉर्मेशन विल ऑकर, मतलब बट विद लिमिट। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन कम होता है फ्लेक्सिबल लिंक में। तो देखिए और फ्लूइड लिंक में, जैसे फ्लेक्सिबल लिंक का एक उदाहरण ले लीजिए इंपॉर्टेंट उदाहरण। फ्लूइड लिंक का यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि बेल्ट ड्राइव है, रोप ड्राइव है, चेन ड्राइव है, या इसमें से क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल, हल्के से फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। चेन ड्राइव देखा होगा आपने, जैसे मान लो साइकिल की चेन होती है तो उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो जाता है कभी कभी, तो उसको हम फ्लेक्सिबल लिंक बोल सकते हैं। फ्लूइड लिंक क्या होती है, जहाँ पे लिंक की जगह पे हम फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए फ्लूइड लिंक का। जैसे आपने देखा होगा हाइड्रोलिक रैम होती है, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस होती है। तो उसमें जो लिंक होती है उसके बीच में, मतलब एक तरफ कोई भी वेट रख दिया जाता है, एक तरफ से वो उठ जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस देखी होगी आपने। तो वो है जो उसमें जो लिंक यूज़ होता है वो एक वाटर होता है, मतलब फ्लूइड लिंक होती है वहाँ पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ देखिए, रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एंड नंबर ऑफ पेयर। तो पेयर और लिंक में जो एक रिलेशन होता है वो क्या होता है, L बराबर 2p-4। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे जॉइंट और लिंक के बीच में देख लीजिए, J=3/2 L-2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोई भी आपको एक लिंक दे दी जाएगी और उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाएगा। तो देखिए F=3 कोष्टक में L-1-2J-H, ठीक है। यहाँ पे L नंबर ऑफ लिंक है, J है नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, H है नंबर ऑफ हायर जॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, समझना, ठीक है। मतलब जो लोग पढ़े हैं, ये सिर्फ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो मैं बीच में करा रहा हूँ, ठीक है। जो पढ़े हैं अच्छी तरीके से वो जानते होंगे कि ये क्या है। तो देखिए इन्वर्जन ऑफ 4 बार मैकेनिज्म में देखिए कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव, यहाँ पे क्रैंक रैक मैकेनिज्म बनता है, ठीक है। बीम इंजन है उसमें बनता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, ये आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वॉट्स इंडिकेटर बनता है रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन हम कैसे प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन बाय फिक्स डिफरेंट लिंक इन ए काइनेमेटिक चैन, ठीक है। मतलब काइनेमेटिक चैन में हम लिंक को फिक्स कर करके हम इन्वर्जन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इन्वर्जन देखिए कैसे हैं, जैसे मान लो कि एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, ठीक है। ये आपने देखा होगा। इसमें देखिए लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3 दिख रखा होगा। तो देखिए फर्स्ट इन्वर्जन कैसे बनेगा, जब लिंक 1 को हम फिक्स कर देंगे, मतलब कोई भी एक चीज़ को फिक्स कर देते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है, कहने का मतलब ये है। अब फिर एक लिंक को हम फिक्स करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन बन जाएगा या कंप्रेसर बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरे लिंक को फिक्स करेंगे, लिंक फिक्स मतलब क्रैंक को अगर फिक्स कर देंगे यहाँ पे,
तो बन जाएगा आपका विथवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, जो आपने देखा होगा रोटरी रेडियल इंजन में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड लिंक देखिए, थर्ड लिंक को अगर फिक्स करेंगे, कनेक्टिंग रॉड को अगर हम फिक्स करेंगे तो बन जाएगा क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म एंड ऑसिलेटिंग सिलेंडर मैकेनिज्म। ठीक है, फोर्थ को हम फिक्स करेंगे, जैसे क्या है सिलेंडर को, अगर सिलेंडर को हम फिक्स करते हैं तो हैंड पंप या बुल इंजन बन जाता है आपका। मतलब मैकेनिज्म इसमें है क्या, कोई भी एक लिंक को हम फिक्स करेंगे तो एक नई चीज़ बन जाएगी। कुल मिला के इसको ये इन्वर्जन बोलते हैं, अलग अलग इन्वर्जन क्या बनते हैं। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है, जो पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस के एंड शियर मॉडुलस जी आर रिलेटेड बाय। तो आपको बताना है इनमें मतलब रिलेशन क्या है, तो आप पढ़िए अच्छे से, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, E इजकल टू 9 kg/3k+g, मतलब बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें और रिलेटेड फार्मूला कौन कौन से बनते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम, E इजकल टू 2g1+μ होता है। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू है आपका पॉइजन रेशियो है। ठीक है, इसको हम 1/m से भी डिनोट करते हैं। तो E इजकल टू 2g1+μ उसके बराबर में लिखा है 2g1+1/m भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम में ये सारे तरीके से पूछे गए हैं तो मैं सब तरीके लिख दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए E इजकल टू 3k1-2μ, इसको लिख सकते हैं 3k1-2/m। तीसरा देखिए E इजकल टू 9kg/3k+g, इसको हम लिख सकते हैं 9/e इजकल टू 1/k+3/g, जो IAS में 2008 में पूछा गया है। उसके बाद देखिए नीचे देखिए G इजकल टू me/2m+1 भी लिख सकते हैं। और सेकंड वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, K इजकल टू me/3m-2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके इतने सारे तरीके से हम लिख सकते हैं इन फॉर्मूलों को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बनते हैं इससे। तो इस सबको हम कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, मटेरियल यूज फॉर थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन शुड बी। मतलब कोई भी मटेरियल बताना है जो थ्रेड रोलिंग ऑपरेशन हो सके उसमें। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल होता है या फेरस मटेरियल या मैलेबल या नन ऑफ एबव। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डक्टाइल। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल होते क्या हैं, ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसे हम तार में मतलब ड्रॉन इनटू वायर, मतलब तार में हम खींच सकें, इस तरीके की प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मतलब मान लो निकल है, जिंक है, टिन है या लेड है, ये सब कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो ये सब ये डक्टाइल मटेरियल में आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी बार है, ठीक है, स्टील की डक्टाइल मटेरियल की कोई भी बार है, उस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा दिया जाए तो वो एक 45 की एंगल पे टूटती है, याद रखना। और उसका जो शेप होता है वो कप एंड कॉन शेप होता है। ठीक है, फेलर विल ऑकर एट 45 प्लेन टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस में पूछा जाता है, जेई में भी आ चुके हैं बहुत बार ये क्वेश्चन। यहाँ पे ब्रिटल मटेरियल की भी बात कर ली जाती है कि ब्रिटल मटेरियल को तोड़ा जाए तो वो किस किस पे टूटता है, किस पे फेलर होता है। तो मैं आपको बता दूँ ये 90 डिग्री पे, ठीक है, 90 अंश पे ये फेलर होता है। और फेलर ड्यू टू प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण ये फेल होता है। और इसकी जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है ब्रिटल मटेरियल की वो ज़ीरो होती है, याद रखना। पूछा जाता है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज ब्रिटल मटेरियल, तो उसका आंसर होता है ज़ीरो। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये टेंसाइल में जब टूट रहा है तो 90 के एंगल पे टूटेगा, मतलब लेकिन इसको फेलर ड्यू टू कंप्रेशन पे पूछा जाए तो कंप्रेशन पे आपको बताना है फेलर प्लेन, ये भी डक्टाइल मटेरियल का होता है 90। ठीक है, कंप्रेशन में, और ब्रिटल में होता है 45। मतलब याद रखना कि इसको अगर ब्रिटल मटेरियल को अगर कंप्रेशन में तोड़ा जाए तो 45 डिग्री के एंगल पे ये टूटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया, लिखा भी आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझको उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना इस टेलीग्राम चैनल को। और इसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। और एक बात मैं कह दूँ, आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्वेश्चन वाइज ही चाहिए या किसी टॉपिक वाइज चाहिए, आप बता दीजिएगा, मैं उस तरीके से आपको वीडियो बना दूँगा। चलिए अब शुरू करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वेल डिस्पेटर। तो वेल डिस्पेटर किसके कारण नहीं होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन देखिए रॉन्ग पोलरिटी,
बी देखिए प्रेजेंस ऑफ सरफेस कंटामिनेंट्स, सी हाई वेल्डिंग करंट, या डी क्वालिटी ऑफ कंज्यूमेबल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रॉन्ग पोलरिटी हो जाएगा। ठीक है, इसके स्पैटर, वेल्ड स्पैटर के बारे में जानते हैं क्या होता है? वेल्ड स्पैटर के बारे में जानिए। वेल्ड स्पैटर होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तब वेल्डिंग करते समय बेस मेटल वो होता है जिस पे हम वेल्डिंग करते हैं, तो बेस मेटल पर ड्रॉपलेट बन जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती हैं। देखिए मैं आपको फिगर भी दे रखे हैं दोनों, तो उसको ही हम वेल्ड स्पैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डो मेटल इज एन अलॉय ऑफ। तो डो मेटल बताना है किसका अलॉय है? कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। तो देखिए मैंने इसका आंसर जो उसी पे लिख रखा है। ठीक है, मैग्नीशियम अलॉय है, ये मैग्नीशियम का अलॉय है। आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए इट कंटेंट 90% मैग्नीशियम होता है इसमें और 10% एल्यूमिनियम। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखिए इट इज़ यूज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड एट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। एयरक्राफ्ट में और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, डो मेटल। और इट्स यूज एक्सट्रीमली हार्ड एंड कैन वेल्ड एंड मशीन्ड, मतलब एक हार्ड होता है और वेल्डेड एंड मशीन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जब हार्ड आता है तो लोग वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस रो में आए हुए हैं। ठीक है, इसको समझना है। मैंने डेटा इकट्ठा कलेक्ट करके इसको यहाँ पे दिया है अच्छी तरीके से, तो इसको आप पढ़ना अच्छी तरीके से। क्या है? देखिए मॉन्ड प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्शन ऑफ। मॉन्ड प्रोसेस बताना है किस रिलेटेड है? कॉपर, स्टील, निकल, एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निकल। ठीक है, इस मॉन्ड प्रोसेस में करते क्या है कि मतलब निकल ऑक्साइड से हम एक प्योरेस्ट निकल प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिस निकल का परसेंटेज होता है 99.99% होता है। ठीक है, बाद बाकी सब लिख रखा है अच्छे से, पूरा प्रोसेस आप पढ़ लेना अच्छे से। चलिए मॉन्ड प्रोसेस बस निकल के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच को एग्जिट इन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। तो आपको बताना है कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो वहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, वेपर एक ही जगह पे को एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है क्या कौन सा पॉइंट होता है वो? क्रिटिकल पॉइंट होता है, या सैचुरेशन पॉइंट होता है, या ट्रिपल पॉइंट होता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या है। तो यहाँ देखिए ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है ऑल देयर फेज विल को एग्जिट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस को एग्जिट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट देखिए, इन पीवी डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इज ए लाइन। मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम जब डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो लाइन से दर्शाया जाता है, और प्रेशर एंड टेम्परेचर लाइन होता है पीटी डायग्राम में, वहाँ पे पॉइंट में दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा डिफाइन तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकता हूँ, उसके बाद हम अगर आपको बताना है तो मैं स्पेशली इसका वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी देख लेते हैं। वहाँ ट्रिपल पॉइंट देखा था तो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, टू फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैस। वहाँ पे क्या होता है, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। यहाँ पे होते हैं सिर्फ लिक्विड और गैस, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर डायग्राम में क्रिटिकल पॉइंट होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक गिब्स फेज रूल से P+F=C+2 से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है क्रिटिकल पॉइंट का, ये याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो 0 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच इज़ पॉजिटिव ड्राइव। तो आपको बताना है पॉजिटिव ड्राइव इनमें से कौन सा है? फ्लैट बेल्ट ड्राइव, राउंड बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, और टाइमिंग बेल्ट। देखिए ये जो आपको फिगर दिख रहा है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी आंसर। और जो आपको बेल्ट दिख रही है वो है टाइमिंग बेल्ट है। ठीक है, आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव क्या होता है, जिसमें कोई भी मतलब फिसलन नहीं होती है। ठीक है, कोई भी स्लिप नहीं होती है, वहाँ पे एक पॉजिटिव ड्राइव हम मानते हैं। तो यहाँ पे जो टाइमिंग बेल्ट है वहाँ पे कोई भी फिसलन नहीं होती है। बाद बाकी फ्लैट ड्राइव में, राउंड बेल्ट ड्राइव में, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में यहाँ पे फिसलन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, टाइमिंग बेल्ट।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको बताना है डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, पोरोसिटी, कैपेसिटेंस या इल्यूमिनेंस। ठीक है, तो देखिए सबकी डायमेंशन होती है, लेकिन पोरोसिटी ये एक अलग वर्ड है। ठीक है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। और पोरोसिटी होती क्या है वो यहाँ पे देखते हैं हम, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोरोसिटी और परमेबिलिटी ये दोनों एक ही हैं, और ये होता क्या है आपको समझना है। ठीक है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड विच परमिट द स्टीम एंड अदर गैस टू पास थ्रू द सैंड मोल्ड। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सैंड मोल्ड होता है उससे जो गैस निकलती हैं, ठीक है, पास होती हैं, गैस पास होती हैं या स्टीम पास होती है, उसको ही हम परमेबिलिटी बोलते हैं, ये याद रखना। और द पोरोसिटी ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन द ग्रेन साइज, ये ग्रेन साइज पे डिपेंड होती है और ग्रेन शेप पे भी डिपेंड होती है, मॉइस्चर कंटेंट पे भी डिपेंड होती है। तो ग्रेन साइज बेसिकली होते क्या हैं, जो बालू के छोटे छोटे कण होते हैं वो ग्रेन साइज ही होते हैं, मोटे कण या छोटे कण। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़ द सैंड इज़ टू फाइन, मतलब फाइन अगर सैंड अगर फाइन होगा, बालू अगर फाइन होगी मतलब महीन होगी, तो जो पोरोसिटी होगी वो लो होगी, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मोटे दाने की अगर वो है तो पोरोसिटी यहाँ पे हाई होगी। ठीक है, तो वहाँ से देखिए पतली अगर बालू होगी, मतलब बालू होगी जैसे मतलब महीन है, तो वहाँ पे क्या है, गैस जल्दी से नहीं निकल पाएगी, पोरोसिटी मतलब लो होगी। और मोटे मोटे दाने होंगे वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जगह होगी उनके बीच में निकलने के लिए गैसेस, तो वहाँ पे पोरोसिटी हाई होगी, इतना याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, डी एरेटर इन द थर्मल पावर प्लांट इज यूज टू। डी एरेटर बताना है कि थर्मल के किस लिए यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, तो रिमूव डिजॉल्व गैस फ्रॉम द फीड वाटर। तो इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं यही होगा, ए, रिमूव डिजॉल्व गैस फ्रॉम द फीड वाटर। देखिए फीड वाटर जो होता है, जो पानी दिया जाता है सिलेंडर में, बॉयलर में, उसके अंदर डिज़ोल्व जो गैसेस होती हैं उसको रिमूव करने के लिए डी एरेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने डी एरेटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा लिख रखा है। ठीक है, डी एरेटर इज ए डिवाइस दैट रिमूव्स ऑक्सीजन एंड अदर डिजॉल्व गैस फ्रॉम द लिक्विड। मतलब किसी भी लिक्विड से डिजॉल्व जो घुली हुई गैस है उनको निकालना होता है। ठीक है, डी एरेटर आर कॉमनली यूज टू रिमूव डिजॉल्व गैस फीड वाटर फ्रॉम स्टीम जनरेटर बॉयलर्स। बॉयलर्स के अंदर जो घुली हुई गैसें होती हैं, जो जहरीली गैस मान लो, जो सिलेंडर के अंदर जो मान लो सिलेंडर है, बॉयलर सिलेंडर है, वो किसी भी मटेरियल का बना हुआ है, तो ये जहरीली जो गैस होंगी, जैसे मान लो जो उससे केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसके जो सरफेस है उसको ख़राब करेंगे, तो उसको निकाला जाता है डी एरेटर से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाद बाकी आप पढ़ सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, तो आप पढ़िए इसको। शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी से एक फॉर्मूला निकलता है, टाउ इजकल टू म्यू डी अपॉन डी बाई। ठीक है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, यही होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है, तो आपको याद रखना है। और डी फाइव अपॉन डी टी होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एनोडाइजिंग इज द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड सरफेस ट्रीटमेंट फॉर द अलॉय ऑफ। देखिए एनोडाइजिंग आपको बताना है, तो किसकी परत हम चढ़ाते हैं किसी भी मटेरियल पे, स्टील, एल्यूमिनियम, निकल या नन ऑफ दिस। तो एनोडाइजिंग पे प्रोसेस में चढ़ाते हैं, एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फॉर ए सीमेंटेड कार्बाइड टूल टर्निंग टूल, Taylor's tool the exponent is 0.25, if cutting speed is half the tool life will be increased by। तो देखिए
टूल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रोडक्शन से। तो देखिए टूल लाइफ इक्वेशन होती है वी की पावर एन इजकल टू सी, जहाँ पे एन जो है वो दे रखा है 0.25, वी है कटिंग स्पीड वो हाफ दे रखी है 1/2, तो टी आपको फाइंड करना है। तो आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ कि क्या होगा, चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए टूल लाइफ एक्सपोनेंट दे रखा है 0.25 दे रखा है एन इजकल टू, और कटिंग स्पीड आपको हाफ दे रखी है, तो टी निकालना है। तो टूल लाइफ इक्वेशन होती है वी टी की पावर एन इजकल टू सी होता है। यहाँ पे देखिए वी का वैल्यू मैंने रख दिया 1/2 इंटू टी निकालना है हमको, टूल एक्सपोनेंट 0.25 होगा इजकल टू 0 का। अब देखिए कैसे करेंगे, टी 0.25 इजकल टू ये 2 इधर जाएगा तो 2c हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा, और 0.25 को उधर ले जाएंगे तो 1/0.25, ठीक है, यही तो हो जाएगा इंटू सी। तो आप देखिए यहाँ देखिए क्या करेंगे, 1/, यहाँ पे इसको पॉइंट हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा इंटू सी। तो यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, ठीक है, तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 की पावर 4 इंटू सी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16c हो जाएगा, तो 16 टाइम इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा उस क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द मैक्सिमम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर। तो देखिए सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट पे सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होती है वो होती है डीजल साइकिल की, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं डीजल साइकिल या ऑटो साइकिल होते क्या हैं। तो यहाँ देखिए ऑटो साइकिल का फिगर आपको दे रखा है, ऐसे बनाते हैं ऑटो साइकिल का फिगर। तो यहाँ पे देखिए ये साइकिल जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है, और इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से देखिए, 2 तो होते हैं आपके कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और 2 होते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक को क्या होते हैं, रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। इसकी जो इफिशियंसी होती है टेम्परेचर में 1-T1/T2 होती है, और ऑटो साइकिल जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी होती है वो होती है 1-1/R⁻⁻1। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए गामा और आर की जब वैल्यू बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी इसकी बढ़ती है, ये भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आर है जो कंप्रेशन रेशियो है, जो और जो गामा है वो है आपका एडियाबैटिक इंडेक्स। कंप्रेसर रेशियो क्या होता है, देखिए ऑटो साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है 6:10 होता है, और डीजल साइकिल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 15 से 25 होता है, 15:25। तो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो देखो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है टोटल वॉल सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, वीसी प्लस वीएस अपॉन वीसी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कंप्रेशन रेशियो का। तो यहाँ पे इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं डीजल साइकिल, ठीक है, डीजल साइकिल जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और 2 होते हैं इसमें एडियाबैटिक, रिवर्सेबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे सब लिख रखा है मैंने, सबसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। और देखो इसकी इफिशियंसी जो होती है वो होती है डीजल साइकिल की इफिशियंसी 1-1/R⁻⁻1, और ब्रैकेट में रो की पावर Γ-1 गामा कोष्टक में लिखा है ρ-1, ठीक है, यहाँ पे रो है कट ऑफ रेशियो, गामा है आपका एडियाबैटिक इंडेक्स, और आर है आपका कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इफिशिएंसी रिलेटेड, जो डीजल साइकिल की इफिशिएंसी थी। यहाँ पे देखिए गामा और आर अगर बढ़ाएंगे तो इफिशिएंसी डीजल साइकिल की बढ़ेगी, ठीक है, और कट ऑफ रेशियो और बढ़ाएंगे तो डीजल साइकिल की इफिशिएंसी घटेगी, ठीक है। जैसे लोड बढ़ा रहे हैं हम तो फ्यूल सप्लाई भी बढ़ेगी, तो इसका मतलब कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा और इफिशिएंसी इसकी घटेगी, ठीक है, ये फंडा है इसका, ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो याद कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग मोमेंट एम एट ए फ्री एंड। देखिए कोई भी फ्री एंड है उस पर आपको एक डिफ्लेक्शन बताना है, ठीक है।
तो इसमें से देखिए आप आंसर बताइए ABCD इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए ml²/2EI। तो इस सब रिफ्लेक्शन को मैं एक पेज पे बता दे रहा हूँ कैसे कैसे रिफ्लेक्शन है। इसका आंसर D है। देखिए यहाँ पे एक कैंटिलीवर बीम में सबसे पहले वहाँ पे सिंपली एक एम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया इसका ml²/2EI। ठीक है, यहाँ पे उसी कैंटिलीवर बीम में अगर एक लोड लगा दिया जाता है पॉइंट लोड W और इसकी लेंथ L है, तब यहाँ पे जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो W×L होगा और डिफ्लेक्शन होगा आपका WL³/3EI। ठीक है, उसके बाद देखिए एक UDL है, कैंटिलीवर बीम पे UDL लगाया तो उसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा WL² और डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा WL4/8EI। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पे यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड के लिए देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/6 और डिफ्लेक्शन हो जाएगा WL4/30EI। उसके बाद देखिए पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे बीच में, तो इसका जो मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगा WL/4 हो जाएगा और इसका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा WL3/48EI। ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक सिंपली सपोर्ट बीम पे एक UDL लगा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड है, तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा WL²/8 और डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका 5WL³/384EI। तो ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, इम्पोर्टेंट थे तो मैंने आपको करा दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर ए मैकेनिज्म विद ए लिंकेज। तो आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर बताना है, इनमें से कौन सा है आंसर, n(n²/2) या n(n−1/2) या n(n−1). तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर n(n−1/2). थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 देखते हैं। वेबर नंबर इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वेबर नंबर होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स होता है। तो यहाँ सारे डायमेंशनलेस नंबर देख लेते हैं कौन कौन से। इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ हम इम्पोर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर देख लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, यूलर नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, फ्रॉड नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, यूलर नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स और वेबर नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स और मैक नंबर होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। चलिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पायरोमीटर डील्स विद ए मेजरमेंट ऑफ। तो पायरोमीटर किसके लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एलिवेटेड टेम्परेचर, शॉक्स, ह्यूमिडिटी या करंट। तो जानते हैं सब लोग इसका आंसर, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया, जैसे सन का टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो या किसी फर्नेस भट्टी का टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एंड्योरेंस लिमिट इज एसोसिएट विद। तो एंड्योरेंस लिमिट बताना है कि किससे एसोसिएट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फटीग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। एग्जाम्पल है इसका, देखिए, द फटीग लिमिट आल्सो नॉन एज एंड्योरेंस लिमिट। फटीग लिमिट को ही हम एंड्योरेंस लिमिट बोलते हैं। ये होती क्या है, fatigue strength is the stress level below which an infinite number of loading cycle can be applied to a material without causing fatigue failure। तो देखिए ये होता क्या है कि जैसे कोई भी गियर है वो घूम रहा है, तो इस पर बार बार एक साइकिल लोड पड़ रहा है, तो वहाँ एक फटीग फेलर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो इसरो में आ चुका है। देखिए, बॉक्स और सतह के बीच जो घर्षण गुणांक है, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, का मान 0.20 है, जो बॉक्स को फिसलने से रोकता है। ठीक है, यदि बॉक्स ए मीटर/सेकंड² अवमंदित होता है और लगने वाला बल ma है, तो अवमंदन की गणना कीजिए।
तो इसको आंसर आप बताना और फिर इसको मैं करा रहा हूँ आगे। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.20, एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है, सेकंड लॉ से, और न्यूटन का सेकंड लॉ एफ बराबर एम ए होता है। ए आपको फाइंड करना है यहाँ पे, और एफ इजकल टू म्यू आर जो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक बनाया और यहाँ पे ये क्या है, डब्ल्यू इसका वेट है, डब्ल्यू एम जी होता है, इसका ये रिएक्शन है आर, ठीक है, और एफ इजकल टू म्यू आर होता है, ठीक है, फ्रिक्शन। और जब इधर लगेगा फ्रिक्शन अपोजिट लगता है हमेशा, ठीक है, इधर की गति में जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो ए निकालना है हमको। तो हम ए कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए CON, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखो क्या करेंगे, F इजिकल टू एम ए, ठीक है, F इजिकल टू एम ए करेंगे या R इजिकल टू ये करेंगे, ठीक है। तो F इजिकल टू एम ए करेंगे बराबर, एम ए बराबर क्या है आपका म्यू आर, ठीक है, एम ए बराबर म्यू आर भी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में एम तो है ही, और इसके बाद ए, और म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.20, और देखो आर बराबर क्या है आपका, आर बराबर डब्ल्यू होता है, तो आर बराबर एम जी भी रखेंगे, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो यहाँ पे एम जी रख दिया, ठीक है। अब देखिए एम से एम यहाँ पे हम क्रॉस कैंसिल कर देंगे, और ए का वैल्यू निकल जाएगा 0.20 इंटू जी का मान 10 रखेंगे यहाँ पे, तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर देखिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।